कि फ्रांचेस्का ओरसीनी अ, बहुत ही सख्ती से अपने शोध के दायरे में रहती हैं, जिसे आप सार्वजनिक लेखन कहते हैं, जो बहुत सारे लोग करते हैं अखबारों में, बाकी तमाम जगह। फ्रांचेस्का वैसा लेखन नहीं करती हैं। ये ज्ञान विरोधी सरकार है, तो इसलिए जो कोई भी सच्ची जिज्ञासा लेकर भारत में आएगा, उसका स्वागत नहीं है। पहले कोई भी देश जो खुद को विश्व गुरु कहने लगता है, उससे ज्यादा दयनीय और कोई नहीं होता है। दुनिया की सर्वश्रेष्ठ यूनिवर्सिटीज जहाँ हैं, अमेरिका, वो भी खुद को विश्व गुरु नहीं कहता। दुनिया में किसी देश में कोई देश खुद को विश्व गुरु नहीं कहता है। यह सिर्फ भारत में यह एक बीमारी है कि हमने खुद को स्वघोषित विश्व गुरु हम हैं। तो हम यह सोचें कि यह सरकार चलती रहे और ज्ञान का व्यापार भी चलता रहे, दोनों चीज नहीं हो सकती। अगर ज्ञान का व्यापार चलना है तो इस सरकार को आपको हटाना होगा। नमस्कार, मैं हूं निधीश त्यागी और आप हैं हरकारा डीप डाइव पर। और आज हम लोग बात करेंगे एक जो घटना हुई है पीछे, फ्रांचेस्का ओरसीनी को, जो एक हिंदी पर एक विद्वान है और एसओएस लंदन में पढ़ाती रही हैं लंबे समय से। वो हिंदी में काफ़ी सारा काम करती रही हैं और उनको 20 अक्टूबर को जब वो भारत आई तो उनको वहीं से लौटा दिया गया। और ये एक अपने आप में पहली घटना नहीं है। इसके पहले भी कई सारे ऐसे स्कॉलर्स के साथ लगातार भारत के भीतर और भारत में दिलचस्पी दिखाने वाले जो विद्वान हैं उनके साथ ये किया जाता रहा है। तो मेरे साथ हैं प्रोफेसर अपूर्वानंद और आपका स्वागत है प्रोफेसर अपूर्वानंद। और इस बारे में समझने के लिए कि ये जो लगातार एक पैटर्न की तरह ये निकल कर आ रहा है कि जो भी लोग भारत में दिलचस्पी रखते हैं, चाहे वो समाजशास्त्री हो या वो कुछ लोग साहित्य में या इतिहास के कई सारे लोग हैं जिनको बार बार जो है एक तरह से न सिर्फ उनके साथ एक तरह का उनको दुराया जाता है, बल्कि कई लोगों को तो सजाएं वगैरह भी मिली है और कुछ के साथ बहुत सारा दुष्प्रचार उनके 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 बारे में किया गया है। और इसमें एक लंबी एक तरह से लिस्ट है जिसमें हम ऑड्रे टस्के को भी रख सकते हैं, अशोक स्वैन है उसमें, आतिश तासीर है जो जर्नलिस्ट है, इन सब के जिनके पास भी ओसीआई, नताशा कॉल है। तो इन सब के पास, कई लोगों के पास ओसीआई थे जो कि उनको वीजा के बिना भारत में आने की इजाजत थी, जो बाद में उनसे वापस ले लिया गया। और सरकार का एक शायद संदेश ये है कि वो बहुत अपनी आलोचना को लेकर, या उनको लगता है जहां भी संभावित आलोचना कोई कर रहा होगा तो उसको लेकर वो कहाँ से संवेदनशीलता दिखाने लगते हैं और उसमें एक तरह का उनके उनके खिलाफ कार्रवाइयां करने लगते हैं। तो पहले तो ये कि ये जो नया जो मामला है फ्रांचेस्का ओरसीनी का, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? बहुत शुक्रिया निधीश। जहाँ तक फ्रांचेस्का ओरसीनी को हवाई अड्डे से वापस भेज देने का प्रसंग है, वे चीन में एक सेमिनार में शामिल होकर भारत आ रही थी। हर साल भारत आती हैं, तकरीबन 2 महीना यहाँ गुजारती हैं, लोगों से मिलती जुलती हैं, क्योंकि वे 40 वर्ष से भारत आती रही हैं। भारत पर, खासकर हिंदी पर उनका काम है। हिंदी की इतिहासकार भी हैं, मध्यकालीन हिंदी और आधुनिक हिंदी पर उनका काम। हिंदी में जिनकी भी रुचि है, अकादमिक रुचि है, वे जानते हैं, उस काम से वे परिचित हैं। लिखती अंग्रेजी में लेकिन परिचित हैं। तो ये भारत से उनका बहुत पुराना जुड़ाव है, छात्रा के रूप में, उसके बाद शोधार्थी के रूप में, और जब वो अध्यापन करने लगी और शोध का काम, लिखने का काम जारी रहा, तो संपर्क, यहाँ के लोगों से दोस्तियां, मित्रताएं, और जाहिर है कि एक शोधार्थी की और एक अध्यापक की मित्रता तो शोधार्थियों से हुई होगी, अध्यापकों से होगी, जिज्ञासुओं से होगी। तो मित्रों के दायरे में वे आएंगे और उनसे बातचीत, गपशप, आगे क्या हो रहा है, वे काली सूची में हैं। और
इसलिए उनको प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा और उनको पकड़ के हांगकांग वापस जहाज में बैठा दिया गया। कोई वजह नहीं बताई गई क्यों काली सूची में है, क्या हुआ है। तो अब इसका अनुमान ही किया जा सकता है कि क्या वजह होगी, क्या कोई तकनीकी वजह है। हम अपनी तरफ से वजह इजाद नहीं कर सकते कि वजह क्या होगी। तो तकनीकी है, वीज़ा शर्तों के बारे में है, अ, यह सब कुछ हम निश्चित तौर पे नहीं कह सकते, उन्हें भी नहीं बतलाया गया, इसलिए हम सिर्फ अनुमान कर सकते हैं। लेकिन जो हुआ है वो बहुत स्पष्ट है कि आपने एक विदुषी को, एक ऐसे व्यक्ति को जिनकी भारत में 40 वर्षों से आने जाने का जिनका रिकॉर्ड रहा है, और सत्ता के की भाषा में भी देखें तो कोई आपत्तिजनक व्यवहार नहीं रहा है, उनके साथ इस तरह का बर्ताव काफी दुखी करने वाला और परेशान करने वाला है। और खासकर वे भारत की नहीं है, भारत से मोहब्बत के चलते ही यहाँ आती रही हैं अपनी जिज्ञासा के कारण। यहाँ आने से ऐसा नहीं है कि उन्हें कोई बहुत आर्थिक लाभ होता हो या कोई और लाभ होता हो, तो उन्हें भी काफी चोट पहुंची इस व्यवहार से। तो यह पूरा प्रसंग यह है। और उसके बाद हांगकांग से उनको अपना इंतजाम करना पड़ा वापस लंदन जाने के लिए। वे इटली मूल की हैं, लेकिन लंदन में भी रहती हैं, लंदन में उनके पति हैं, तो वे वापस फिर आए। ये जो लगातार जो हम देखते रहते हैं कि मतलब खासतौर पर इंटरनेट के ज़माने में जहां पर हम सोचते हैं कि लोगों को अगर हम आने से रोक लेंगे तो शायद हम वो सब उस सब से भी रोक लेंगे जो जहां से हमारे विचार आते हैं या जहां से हमारा जो अध्ययन क्षेत्र होता है। जैसे हम लोगों ने पहले भी बात की थी कि कश्मीर में जैसे बहुत सारी किताबें बैन कर दी गई हैं, जो किताबें नहीं मिल खरीद सकते, पर आप इंटरनेट पर तो सब कुछ मिल ही जाता है। तो ये जो और भारत का एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जो सोचता है कि विदेशों में मतलब एक तरफ हम विश्व गुरु होने की बात करते हैं, हम चाहते हैं कि हमारा विश्व में डंका पीटा जाए। और ये जो लोग हैं जिन्होंने ज्यादातर काम किया है, जैसे कि ओरसिनी का काम ही तो हिंदी में है और उन्होंने हिंदी उर्दू दोनों पे काम किया है। और खासतौर पे एक जो मुझे बहुत दिलचस्प लगा कि वो जासूसी और रोमांटिक जो लोकप्रिय साहित्य होता है उस पर उनका काम है। तो ये जो काम लोग जो कर रहे हैं, मतलब हम लोग भारत को किस तरह से जब जब बाहर जब लोग जो लोग दरअसल भारत से प्यार करते हैं इसलिए करते हैं, चाहे वो यहाँ का इतिहास पढ़ने वाले हों या यहाँ का आर्किटेक्चर पढ़ने वाले लोग हैं या साहित्य को पढ़ने वाले लोग हैं, सिनेमा को पढ़ने वाले लोग, तो उनको जब हम इस तरह से रोकते हैं तो इसका ये दोनों बातें साथ साथ नहीं चल सकती कि आप सोचते हैं कि हम विश्व में अपने, क्योंकि ये एक बहुत तरह की सॉफ्ट पावर होती है जहां पर हम एक अपने एम्बेसडर्स बनाते हैं इस तरह से, तो उनको ही जब हम रोकने लगते हैं तो इसका क्या मतलब है। क्योंकि एक तरफ आप चाह रहे होते हैं कि आप पर डंका पिटे, आपकी महानता के लोग बात करें, और फिर जो है जो लोग दरअसल दिलचस्पी रखते हैं हमारे हमारी संस्कृति में या साहित्य में, उनके साथ जब हम ऐसा करते हैं। इसमें दो तीन बातें हैं जिनको साफ कर लेना बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो ये पूरे विश्व गुरु वाली जो शब्दावली है, हम लोग भी इसका इस्तेमाल करने लगते हैं, यह कह के कि एक तरफ तो हम विश्व गुरु होना चाहते हैं, दूसरी तरफ हम इस तरह का बर्ताव कर रहे हैं। पहले कोई भी देश जो खुद को विश्व गुरु कहने लगता है, उससे ज्यादा दयनीय और कोई नहीं होता है। दुनिया की सर्वश्रेष्ठ यूनिवर्सिटीज जहाँ हैं, अमेरिका, वो भी खुद को विश्व गुरु नहीं कहता। दुनिया में किसी देश में कोई देश खुद को विश्व गुरु नहीं कहता है। यह सिर्फ भारत में यह एक बीमारी है कि हमने खुद को स्वघोषित विश्व गुरु हम हैं, या फिर हम ये कह रहे हैं कि हम थे और हम 2047 तक हो जाएंगे, वगैरह वगैरह। तो सबसे पहले तो हमें इस शब्दावली का इस्तेमाल करना बंद करना चाहिए, हम लोगों को भी, और इसका इस्तेमाल करके भर्त्सना करना भी बंद करना चाहिए। दूसरा कि इस सरकार का ज्ञान से कोई लेना देना है, इस बात पर भी अपनी सफाई कर लेनी चाहिए, क्योंकि इसका ज्ञान से कोई लेना देना नहीं है। जब यह विश्वविद्यालयों को आदेश देती है कि उनका प्रमुख काम है भारतीय ज्ञान परंपरा की स्थापना और राष्ट्रवाद, तब इसका मतलब है कि ज्ञान की खोज उसका उद्देश्य नहीं। तो ये बहुत स्पष्ट है
इसलिए वह जो बर्ताव फ्रांचेस्का या आपने दूसरे अ, विद्वानों विदुषियों का दिया, उनके साथ जैसा बर्ताव ये करती है बिल्कुल स्वाभाविक है, उसकी विचारधारा के अनुरूप है। और तो हमें ये कहना चाहिए कि ये ठीक वो अपनी विचारधारा के अनुरूप काम कर रही है। ये नहीं कहना चाहिए कि आप तो एक तरफ ये कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप ये कर रहे हैं, जैसे कि आप अपने ही विचार के खिलाफ जा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं, नंबर वन। दूसरी बात है कि तो ज्ञान से एक प्रकार की विरक्ति इस सरकार की है, इस और अ, एक प्रकार का विरोध इस सरकार का है। बिल्कुल। और आई थिंक से ज्यादा ये है कि वो विरोध है कि ज्ञान विरोधी ही सरकार है, विचार हाँ, विरोधी सरकार। बिल्कुल ये ज्ञान विरोधी सरकार है। तो इसलिए जो कोई भी सच्ची जिज्ञासा लेकर भारत में आएगा, उसको स्वागत नहीं है। अ, उसको माना जाए सच्ची जिज्ञासा लेकर जो भी आएगा वो सत्य की खोज करेगा। और वह तो है ही नहीं, क्योंकि सत्य हम बतला रहे हैं कि आपको यही बात बतलानी है, इसका प्रचार करना है। तो कोई विद्वान विदुषी प्रचारक नहीं होता है, वो सत्य का शोधक होता है। तो हमें सत्य का शोधक नहीं चाहिए, हमें प्रचारक चाहिए। तो इसमें स्वाभाविक है कि हम एक खास तरह के विदेशी लोगों को बुलाते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं बुलाते हैं। अब देखिए एनसीईआरटी के भी की जो पाठ्य पुस्तकें हैं, उनके जो सलाहकार हैं या बाकी वो विदेशी व्यक्ति हैं। लेकिन चूंकि वो इसका प्रचार कर रहे हैं, जो राष्ट्रवादी ज्ञान, तो उनका स्वागत है। या हमने मंजुल भार्गव को बुला लिया, जो गणितज्ञ कहे जाते हैं, लेकिन चूंकि वो राष्ट्रवादी ज्ञान का प्रचार करते हैं, इसलिए उनका स्वागत है। तो ऐसा नहीं है कि विदेशियों का स्वागत नहीं है या विदेश में रहने वाले भारतीयों का स्वागत नहीं है, लेकिन अमर्त्य सेन का बिल्कुल स्वागत नहीं है। अभिजीत बैनर्जी और उनकी पत्नी अभी एमआईटी से उन्होंने अपना एमआईटी की जगह ज्यूरिख को चुना। उन्होंने भारत को क्यों नहीं चुना? क्योंकि उनको मालूम है कि उनको स्वागत नहीं होगा। अरविंद सुब्रमण्यम आए आर्थिक सलाहकार बनके, आखिरकार भागकर अमेरिका चले गए। भारतीय थे, सरकार के साथ काम किया, लेकिन वो चूंकि वो एक विद्वान हैं, भले ही सरकार के साथ उन्होंने काम किया, लेकिन कुछ समय में वह समझ गए कि इस सरकार की और ज्ञान की आपस में कोई पटरी नहीं बैठती है, रघुराम राजन जो उनके कॉलेज होते हैं जी। टिक नहीं पाएंगे, तो वो भाग गए। तो इसलिए यह बर्ताव इस सरकार के ज्ञान विरोधी रुख के अनुरूप ही है जो बर्ताव किया गया है फ्रांचेस्का ओर्सिनी के साथ। लेकिन इसमें एक और बात है जिस पर शायद हम लोग आगे बात करें, वह यह कि इस खास घटना में यह क्यों किया गया, इसको लेकर हम सिर्फ अनुमान कर सकते हैं, क्योंकि सरकार ने कोई कारण बतलाना उचित नहीं समझा है। अभी भी इतने दिन एक तकरीबन 5 दिन हो गया, लेकिन सरकार को यह जरूरी नहीं लगा कि वो अपनी स्थिति स्पष्ट करे। कोई बयान नहीं आया, चारों तरफ इसकी चर्चा हो रही है। और इससे एक दूसरी बात साफ होती है कि किसी भी प्रकार की पारदर्शिता नहीं है। बिल्कुल। हमने एक सोशल मीडिया पोस्ट देखा सिद्धार्थ वरदराजन का, और कुछ खबरें देखी जिनमें अज्ञात सूत्र बतला रहे हैं कि क्यों ये वीजा नहीं दिया गया होगा, क्यों उनको मना किया गया होगा और क्यों वो ब्लैकलिस्ट में है। क्योंकि शायद वो जिस वीजा पर थी, उस वीजा में उनको शोध की अनुमति नहीं है, और वो यहाँ रह के शोध कर रहे, इसलिए उनको ब्लैकलिस्ट में डाल दिया गया। तो किस प्रकार का शोध कर रही थी? क्या वे किसी शोध परियोजना के अंतर्गत आई थी? क्या इसका पता चला है सरकार को? यह सब कुछ स्पष्ट करना चाहिए था। यह स्पष्ट नहीं। ब्लैकलिस्ट किया तो आपने उनको नोटिफाई किया कि नहीं किया कि अब आप ब्लैकलिस्टेड है, आप मत आइए इस देश में? हाँ, तो बताइए इसमें। उसके बावजूद उनको वीजा, तो ई वीजा उनको मिला। तो आपने जब ई वीजा उनको दिया, उनको ये सूचित नहीं किया कि आप, जहां तक हमारी जानकारी है, और सरकार अभी तक कोई बयान दे नहीं रही है, मानो ये महत्वपूर्ण ही ना हो। और यह इस सरकार के दूसरे रवैये के अनुसार, जिसमें आप इससे पूछते हैं और ये खामोश रहती है कि हमने कर दिया, अब आप अनुमान लगाते रहिए कि क्यों किया। मतलब ज्ञान विरोधी तो है ही सरकार, पर साथ में जानकारी विरोधी भी है कि वो
चाहे वो मतलब ये जो पूरा यूएपीए वाला निजाम है कि जहाँ पे आप पकड़ के अपनी कार्रवाई कर सकते हैं, आपको कोई अ, आपकी कोई जवाबदेही नहीं है, कोई पारदर्शिता नहीं है, कोई जो डिलीजेंस होना चाहिए किसी भी एक तमीजदार मुल्क में, कि आप किसी को अगर साथ कुछ करें तो उनको बताइए कि आपके साथ ऐसा हो गया है, तो ताकि वो उस तरह से फिर अ, ऐसी स्थितियों में ना पड़े वो। पर ये भी लगातार, और सिर्फ ये एक तो हम बात तो हम ओरसेरी की कर रहे हैं, पर हम दरअसल अपने बारे में ही कर रहे हैं, और हमारे देश में भी बहुत सारे ऐसे स्कॉलर्स हैं जिनके साथ में लगातार इस तरह की कार्रवाइयां हो रही हैं, चाहे वो पीएचडी करने वाले लड़के हों, लड़कियां हों, और साथ ही जो पढ़ा रहे हैं उनके साथ। और न सिर्फ सरकारी विश्वविद्यालयों में बल्कि निजी विश्वविद्यालयों में भी ये सब होता दिखलाई पड़ रहा है। तो ये जो इसको बोलते हैं असहिष्णुता जो बढ़ रही है सरकार की उन लोगों के प्रति, जो लोग एक तो विचार करते हैं या ज्ञान की तरफ तरफ देखते हैं, और शायद उसके जरिए सवाल भी करते हैं, तो सरकार को उन सब से दिक्कत दिखलाई पड़ती है। बिल्कुल, वह तो बहुत स्पष्ट है कि जो कोई भी ईमानदारी से ज्ञान का संधान कर रहा है, वह इस सरकार के लिए असुविधाजनक है। और दरअसल वो ज्ञान की पूरी समझ को ही विकृत कर देना चाहती है। ज्ञान की जगह, जैसा मैंने कहा है, प्रचार। तो आपको सिर्फ भारतीय ज्ञान का कीर्तन करना है, आपको ज्ञान का निर्माण नहीं करना है, ज्ञान का सृजन नहीं करना है, कीर्तन करना है। हमारे पूर्वजों ने ये किया था, वेदों में हो चुका, हमने रसायन शास्त्र में ये कर दिया था, हमने खगोल शास्त्र में ये कर दिया था, हमने सब कुछ कर दिया था। तो हमको दरअसल सिर्फ यह कीर्तन करते चले जाना। तो हम धीरे धीरे विश्वविद्यालयों में हम कीर्तनकार पैदा कर रहे हैं, कीर्तनिया पैदा कर रहे हैं। हम कोई शोधार्थी ज्ञानार्थी पैदा नहीं कर रहे हैं। सबको कहा जाता है कि आप जो गौरव था उसका गान कीजिए, नया ज्ञान निर्माण कीजिए, यह कोई नहीं कह रहा। तो जाहिर है कि जो भी इस काम में लगेगा उसको संदेह की निगाह से देखा जाएगा, क्योंकि वो कीर्तन नहीं कर रहा है, वो अपनी कविता लिखना चाहता है। तो वो किसी और के स्वर में नहीं गा रहा है या किसी का जयगान नहीं कर रहा। तो आपका कहना बिल्कुल ठीक है, और इसके उदाहरण इतने सारे हैं कि यहाँ किस तरह से अध्यापकों को निशाना बनाया गया है, उन्हें राष्ट्र विरोधी घोषित किया गया है, वगैरह वगैरह। अ, और इसलिए बहुत स्वाभाविक है, जैसा मैं कह रहा हूं, क्योंकि हमारे यहाँ जानकारी की कमी है, हम नहीं जानते हैं कि कोई घटना क्यों हो रही है। तो एक चीज होती जा रही है, हम उसी की रोशनी में इस घटना को भी देखते हैं। बिल्कुल। ये बिल्कुल संभव है कि ये किसी अलग कारण से हुआ हो, लेकिन अगर हमें नहीं पता होगा तो हम बाध्य हैं कि हम एक निष्कर्ष निकालेंगे, एक पैटर्न है, उस पैटर्न के भीतर इसको रख के कि चूंकि इस सरकार में अध्यापकों के साथ, अ, विदेशी विद्वानों के साथ, बाकी के साथ व्यवहार ऐसा होता रहा है, यह भी उसी कारण हुआ होगा। हालांकि फ्रांचेस्का ओरसिनी बहुत ही सख्ती से अपने शोध के दायरे में रहती हैं, जिसे आप सार्वजनिक लेखन कहते हैं, जो बहुत सारे लोग करते हैं अखबारों में, बाकी तमाम जगह। फ्रांचेस्का वैसा लेखन नहीं करती हैं। अ, वे जिस विषय पर शोध कर रही हैं उस पर ही लिखती हैं, और वो अकादमिक मंचों पर अपनी बात करती हैं, अकादमिक मंच से बाहर नहीं। जैसा मैंने कहा, अखबार या जिस तरह की जो बातचीत हम लोग कर रहे हैं या कोई और, वहां वे बात नहीं करती हैं। तो वे तो बहुत ही सख्त मायने में एक विदुषी हैं, जो अपनी वक्त का एक मिनट भी दूसरी जगह खर्च नहीं करते। तो फिर उनके साथ ये व्यवहार क्यों हुआ, इस इसको लेकर हम अनुमान लगाने को क्यों बाध्य हैं? एक नागरिक के रूप में हमारा यह अधिकार है। और अगर सरकार ये कह रही है, जो कि अज्ञात सूत्र कह रहे हैं, कि वीजा शर्तों के उल्लंघन के चलते हुआ, तो उस पर भी हमें बात करनी चाहिए। और मैं चाहूंगा कि उस पर हम लोग बात करें कि एक अगर आप कह रहे हैं कि उनके वीजा में ये लिखा था कि वे सिर्फ दोस्तों से मिलेंगी, जुलेंगी, घूमेंगी, फिरेंगी, इसमें शोध नहीं करेंगी, तो फिर यह हम मान लेते हैं कि आप जो वीजा देते हैं उसमें लिखा है कि आप ये नहीं करेंगे। तो फिर आप इसे परिभाषित कीजिए कि आप शोध किसको कह रहे हैं।
उनको क्या क्या बता देना चाहिए आने के पहले, और आपने किसको माना कि वह उल्लंघन है। मान लीजिए फ्रांसिस्का यहाँ आई और हम 20-25 लोग मिले जो दोस्त हैं उनके, और उनको कहा कि आइए हम लोग गपशप करें, आप जो नया काम कर रही हैं उसके बारे में बताइए, हम लोग भी बताएं। तो क्या ये वीजा शर्त का उल्लंघन हो जाएगा? क्या वे किसी सेमिनार में भाग लेने चली गई जिससे उनको कोई आर्थिक लाभ नहीं है, क्या यह वीजा शर्त का उल्लंघन हो जाएगा? तो इस पर हम जानते हैं कि अगर वो 4 किताबें खरीदती हैं या किसी लाइब्रेरी में जाती हैं तो क्या वो क्या वो वीजा कहलाए? शर्त, क्या मुशायरे में जाती हैं, जैसा सिद्धार्थ वरदराजन ने पूछा है, किसी लेखक से मिलती हैं, उसके गांव जाती हैं, कोई अनुवाद भी कर रही हैं, उस अनुवाद लंदन में रह के कहीं रह के, और उसके लेखक से यहीं मुलाकात कर सकती हैं, तो क्या यह वीजा शर्त का उल्लंघन है? ये सारी बातें सरकार को स्पष्ट करनी चाहिए, क्योंकि अकादमिक लोगों के साथ बहुत दिक्कत है कि वे आए तो क्या क्या बताकर आए और क्या क्या बताकर ना आए, और फिर क्या आपके पास अलग अलग प्रकार का वीजा है, और क्या आप की वह प्रक्रिया सुविधाजनक है ना? नहीं, पर उससे पहले तो ये बात है कि क्या आपकी प्रक्रिया ही परिभाषित है कि आप उसको आप बता सकते हैं कि कि क्या आप कह सकते हैं कि परिभाषित है, कि आप कह सकते हैं कि भाई आप टूरिस्ट वीजा पर आए, उसमें लिखा है कि आप मित्रों से मिलेंगे जुलेंगे, परिजनों से मिलेंगे जुलेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, आप और कोई गतिविधि नहीं करेंगे। तो मैं अगर आप कुछ और भी करते हैं तो वीजा का उल्लंघन है, ये कहा जा सकता है तकनीकी रूप में। लेकिन मैं कह रहा हूं कि सरकार को उस पर विचार करना पड़ेगा, और बाकी लोगों को भी, कि आप एक अध्यापक, एक शोधार्थी का काम क्या आसान करे, क्योंकि वो कब अपना शोध से विरत होता है। ठीक है, वो छुट्टी मनाने आया, लेकिन उसकी मुलाकात निदेश त्यागी से हो गई, और बात होने लगी कि भारत में अभी प्रिंट कल्चर क्या है। तो क्या उसे कहना चाहिए कि मैं आपसे जो बात करूंगी वो वीजा शर्त का उल्लंघन हो जाएगा, इसलिए मैं आपसे बात नहीं करती हूँ, हम सिर्फ बात करते हैं कि मौसम कैसा है और आपका स्वास्थ्य कैसा है। तो ये बड़ा मुश्किल है, और इसको साफ करना बहुत ही आवश्यक है। मैं जानता हूं कि कई देशों में ये शर्तें बहुत ही सख्त है, वीजा की शर्त, और और भारत भी कह सकता है कि हम भाई पालन कर रहे हैं। लेकिन मेरा कहना है कि आप अ, एक एक ऐसे व्यक्ति का जो 40 वर्ष से भारत आती रही हैं, और जो भारत के लिए एक प्रकार से काम करती हैं, क्या उनके साथ आपका व्यवहार इसी प्रकार का होना चाहिए था? बिल्कुल। या आपको उनका रास्ता और सुगम करना चाहिए? आपको ऐसे लोगों को क्या विशेष दर्जा नहीं देना चाहिए? आप बुला बुला के पद्मश्री और पद्म भूषण और पद्म विभूषण देते हैं, और आप विदेशों में किसी गायिका को अपना का बार बार प्रधानमंत्री भी उसका वीडियो जारी करते हैं, बाकी लोग भी वीडियो जारी करते हैं कि वह गायिका भारत का गुणगान कर रही है। लेकिन एक विदुषी जो बिना किसी अपेक्षा के लगातार भारत के बारे में जानकारी पैदा कर सृजित कर रही है, लोगों को बतला रही है, एक तरह से जैसा आपने शुरू में कहा, भारत की वो एम्बेसडर है, हिंदी की एम्बेसडर, हिंदी उर्दू की एम्बेसडर है। तो उनके साथ व्यवहार कैसा होना चाहिए? क्या हमको हर किसी को एक ही लाठी से आंक देना चाहिए? ये सारे प्रश्न हैं। पर ये भी है कि पिछले जब से ये नया जब निजाम जब से आया हुआ है तब से हम देख रहे हैं कि एक स्कॉलर्स से उनको खतरे की तरह देखती है सरकार, सत्तारूढ़ पार्टी और उनका जो संगठन है जो आरएसएस है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। तो ये जो स्कॉलर्स से जो खतरा है इसको किस तरह से लेना चाहिए, क्योंकि ये संख्या के हिसाब से और जिसको कहते हैं कि एक निर्णायक, जिस तरह की हम देखते हैं कि जो प्रोसिक्यूशन वजह से होता है या हिंसा होती है वैसा तो नहीं है। पर ये एक लगातार एक पैटर्न उभरता चला जा रहा है जिसमें अब जो किसी को कोई भारत में रुचि लेनी होगी, भारत के समृद्ध इतिहास को लेकर, संस्कृति को लेकर, साहित्य को लेकर, तो शायद उनको सोचना पड़ेगा कि उनको भारत के बारे में आगे पढ़ाई करनी है या सोचना है या नहीं सोचना उसके बारे बिल्कुल। ये और इसलिए अब जो बाहर अ, हम जैसे जानते हैं 100-150 साल से, उसके भी पहले से, अगर हम बहुत पहले चले जाएं,
हम शिला की बात करते हैं, हम तक्षशिला की बात करते हैं, हम नालंदा की बात करते हैं। तो ये सब आवाजाही लोगों की बिल्कुल आसान थी उस वक्त। लोग, रास्ता दुर्गम था, आना जाना कठिन था, लेकिन इस तरह की पाबंदियां नहीं थी। ये जो वीजा पासपोर्ट वाली एक दुनिया बन गई है जिसमें हमने सरहदें खींच दी हैं, वो दुनिया नहीं थी। तो मेरी जिज्ञासा अगर एक ऐसी संस्कृति के बारे में है जिसमें मैं पैदा नहीं हुई या नहीं हुआ, तो उसका स्वागत किया जाना चाहिए, उसके लिए रास्ता सुगम बनाना चाहिए। लेकिन यह बात हम सारे लोग जानते हैं कि यह सरकार जब से सत्ता में आई है, उस वक्त से ही इसने बुद्धि के खिलाफ एक युद्ध छेड़ दिया, ज्ञान के खिलाफ एक युद्ध, विश्वविद्यालयों के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया, विद्वानों के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया है। इसलिए अमर्त्य सेन इस सरकार के, अमर्त्य सेन जिनको दुनिया का हर विश्वविद्यालय दौड़ कर बुलाएगा, अपने यहाँ अभी भी इस उम्र में भी वह उनको प्रोफेसर बनाने में गौरव का अनुभव करेगा। भारत में उनको जेल भेजने की तैयारी हो रही थी, उन पर एक तुच्छ आरोप लगाकर कि शांति निकेतन में जो उनका घर है उसमें उन्होंने जमीन हथिया ली है शांति निकेतन। तो यह व्यवहार हम कर रहे हैं अमर्त्य सेन के साथ, उसी तरह दूसरे विद्वानों के साथ। अगर आप प्रताप भानु मेहता को लें, जिनको पूरी दुनिया में बुलाया जाता है, उनके साथ क्या किया हमने? उनको अशोका विश्वविद्यालय छोड़ने पर मजबूर किया और अब वो विदेश के एक विश्वविद्यालय में एक सेमेस्टर पढ़ाते हैं। लेकिन भारत में मुझे संदेह है कि शायद ही कोई विश्वविद्यालय उनको अपने यहाँ आमंत्रित करे अध्यापक की नौकरी देकर। तो यह जो पूरा माहौल है जिसमें आपने एक भय का माहौल पैदा कर दिया है, इसमें जो सही जो वास्तव में ज्ञान के शोधार्थी हैं, उनका कहीं भी स्वागत नहीं है, सिर्फ प्रचारकों का स्वागत है। यह बहुत भयानक चीज है किसी देश के लिए, लेकिन हम ये जानते हैं कि कहीं भी जहां तानाशाही आती है, सबसे पहले निशाना विश्वविद्यालय बनते हैं। स्टालिन के समय निशाना विश्वविद्यालय बने, अयतुल्ला खुमैनी ने ईरान के विश्वविद्यालयों को निशाना बनाया, एर्दोयान ने सबसे ज्यादा गिरफ्तारी शिक्षकों की और छात्रों की। चीन में सांस्कृतिक क्रांति हुई जो जिसमें निशाना अध्यापक और छात्र बने। तो यह बात हम जानते हैं। मैकार्थी युग जब आया अमेरिका में, जिसको मैकार्थी एरा कहते हैं, तो मैकार्थी ने जब कहा कि अमेरिकी मूल्यों को स्थापित करना है, तो सबसे पहला हमला हुआ विश्वविद्यालयों पर, सिनेमा जगत पर, कलाकारों पर सबसे पहला हमला हुआ। डोनाल्ड ट्रंप जब आए हैं तो डोनाल्ड ट्रंप ने सबसे पहला हमला किया है विश्वविद्यालयों पर और बाकी पर। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के पहले हमने रास्ता दिखलाया अमेरिका। 2014 से जो हमला शुरू हुआ, जेएनयू से शुरू हुआ, हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, अब वो पूरे देश में फैल गया है। विश्वविद्यालयों को इस रूप में पेश किया जा रहा है जैसे यहाँ आराम तलब लोग रहते हैं जो करदाताओं के पैसे पर मौज कर रहे हैं, ये देश का विरोध कर रहे हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति ने अभी भाषण दिया है, सार्वजनिक भाषण दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि सरकार तो जंगलों में माओवादियों का सफाया कर रही है, लेकिन हम विश्वविद्यालयों में छिपे हुए अर्बन माओवादियों का क्या कर रहे हैं, और हमें भी संकल्प लेना चाहिए कि उनका सफाया करें। तो जब आप इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो फिर कल्पना की जा सकती है कि भारत में क्या होगा विश्वविद्यालय। एक तो शब्द फिर ये भी है कि मतलब मैं सोच रहा था कि अगर जो जो जिस तरह से चीजें पेरियार ने, अम्बेडकर ने, गांधी ने लिखी, तो वो सब भी शायद जहाँ भी एक असुविधाजनक कोई विचार दिखाई देता है तो उससे एकदम से वो जो जो प्रतिक्रिया होती है सरकार की वो काफी तीव्र होने लगी है। कि वो अगर ऐसे लोग होते तो, या उनके जो वाक्य अभी हम पढ़े मतलब, तो वो शायद हमें बहुत ही उनके साथ भी इस तरह की कार्रवाइयां हम कर रहे होते आज के समय में अगर वो होते तो और फिर आखिरी में ये कि अब जो लोग पढ़ रहे हैं, जो लोग यहाँ पे हैं, या जो लोग अभी भी शोध और विचार और अनुसंधान का काम करते हैं, वो इस चीज को किस तरह से देखें।
हाँ, इसको इस रूप में देखना चाहिए, इस घटना को ही नहीं बल्कि इस घटना के चलते, चूंकि अब ये सारी चर्चा फिर से नए सिरे से होने लगी है, तो उनको यह देखना चाहिए कि भारत दरअसल इस जब तक ये सत्ता रहेगी तब तक भारत में यह ज्ञान विरोध बना रहेगा। तो हम इस बात की कल्पना नहीं कर सकते कि नहीं, भारत में यह सत्ता तो बनी रहेगी लेकिन विश्वविद्यालयों में ज्ञान सृजन होता रहेगा। वो नहीं हो सकता है, क्योंकि जब तक आप सोचने की ताकत को खत्म नहीं करेंगे तब तक आप इस संकीर्ण विचारधारा को चला भी नहीं सकते, जो कि संकीर्णतावादी हिंदुत्ववादी विचारधारा है। क्योंकि आप आलोचनात्मकता को समाप्त करेंगे तभी पूरा समाज आपका अनुयायी होगा। तो हम ये सोचें कि ये सरकार चलती रहे और ज्ञान का व्यापार भी चलता रहे, दोनों चीज नहीं हो सकती। अगर ज्ञान का व्यापार चलना है तो इस सरकार को आपको हटाना होगा, वरना इस तरह की घटना हर दूसरे तीसरे दिन होती रहेगी और हम हर घटना को एक अलग घटना के रूप में देखने की कोशिश करते रहेंगे और उसका कारण खोजते रहेंगे कि कारण क्या है। कारण एक है, जो कि एक सरकार है जो निरंकुश सर्वसत्तावादी है और उसे आज्ञाकारी लोग चाहिए, अनुयायी चाहिए। तो प्रश्न की कोई जगह नहीं, आलोचना की कोई जगह नहीं, इसलिए ज्ञान की भी कोई जगह नहीं। इसलिए किसी का, वैसे किसी भी व्यक्ति का स्वागत नहीं है जो ज्ञान के क्षेत्र में काम करने चाहिए। वह कहे कि ठीक है, वह जैसा मैंने कहा कि वह आपके राष्ट्रवाद का प्रचार करेगा, तो फिर हम, वह गोरा हो, कितना भी गोरा हो, और हम उपनिवेशवाद विरोध का नारा लगाते हुए उस गोरे को कंधे पर बैठाकर घुमाएंगे। लेकिन बाकी जो हमारी तरफ भूरा हो या काला हो, लेकिन वह आलोचनात्मक हो, तो हम तुरंत उसे डंडा लेकर या तो जेल में डाल देंगे या देश की सीमा के बाहर खदेड़ देंगे। उसका स्वागत नहीं। बहुत शुक्रिया अपूर्ण इस बातचीत के लिए। जाहिर तौर पे ये एक मसला तो है, पर इसमें एक बड़ा पैटर्न भी है जो हम देख सकते हैं और समझ सकते हैं। और ये बिल्कुल भी नहीं मानना चाहिए कि आगे इस तरह की कार्रवाइयाँ सरकार उन लोगों के साथ नहीं कर रही होगी जो लोग स्कॉलरशिप और जो स्कॉलर्स हैं, जो लोग शोध अनुसंधान के काम में लगे हुए हैं और दरअसल उनकी दिलचस्पी का एरिया, क्षेत्र जो है वो भारत है। और उसके साथ साथ, इन सारी चीज़ों के साथ साथ ये भी जो मुझे जो चिंता इस बात की है कि जो आने वाले जो लोग हैं इस समय, मतलब आधा हिंदुस्तान जब 30 साल के नीचे खड़ा हुआ था, तब वो अगर सोचता है कि शोध और अनुसंधान को लेकर सरकार का नजरिया क्या होगा, उनके लिए खासा एक हतोत्साहित करने वाली ये बात है। बहुत शुक्रिया अपूर्णा। आपको ये बातचीत अगर पसंद आई तो इसको, इस कार्यक्रम को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने हम ख्याल लोगों के साथ साझा भी करिए। बहुत शुक्रिया। आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर। आओ काका जी इधर, आओ मामा जी इधर, सुनो दुनिया की खबर।